नमस्कार। अनुस्वार मंच से डॉक्टर संजीव कुमार एक बार फिर आपके सामने, और अब की बार की हमारी प्रतिष्ठित प्रख्यात साहित्यकार हस्ती है नंद भारद्वाज जी। नंद भारद्वाज जी राजस्थानी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखते हैं और तकरीबन 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी 1 से अधिक विधाएं, नॉवेल भी हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी है। तो आज हम उनकी साहित्यिक यात्रा की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या ऐसे किया है ताकि आप सब लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके उस शख्सियत का भी और उनकी साहित्यिक रचनाओं का भी। स्वागत है नंद भारद्वाज साहब जी। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, आप सभी को अभिनंदन। बताएं। जैसा कि आपको बताया था, इस साक्षात्कार के माध्यम से हम आपकी साहित्यिक यात्रा पर पड़ताल करेंगे जी। तो शुरुआती साहित्यिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और किस प्रेरणा के साथ हुई, इस पर आपका क्या विचार है? संजीव जी, ये वैसे तो जैसे आम तमाम लोगों की जीवन यात्रा शुरू होती है बचपन से लेकर के और आज की अवस्था तक पहुंचने तक, तो उसमें बहुत सारी गतिविधियां अपने स्वाभाविक ढंग से घटित होती है। बहुत अधिक प्रयत्न करने से हम ठीक है, थोड़ा अगर सजग रहें तो एक खास दिशा ले सकते हैं, लेकिन जिस माहौल में आप पैदा होते हैं, जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं, जो एनवायरनमेंट के साथ आपका संबंध बनता है, उसी में से आपके विकास की संभावनाएं बनती है जी। मैं मूलतः राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का निवासी हूँ, रेगिस्तान का। मेरे पिताश्री वगैरह मूलतः खेतीहर लोग थे, खेती किसानी का काम करते थे और पंडित थे, यानी ब्राह्मण है, तो एक खास तरह का कर्म उनके साथ जुड़ा रहता है पुश्तैनी ढंग से। तो उसके कारण एक जो एनवायरनमेंट मुझे शुरू में मिला वो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण था कि मैं जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, तमाम इस तरह के जो पुराण कथाएं हैं, उनका पिताजी के माध्यम से स्कूलिंग से पहले से ही एक संपर्क बन गया और उनके साथ थोड़ा मूव करता था। वो जहाँ जाते, जहाँ अपने किसी अनुष्ठान में साथ रखते, तो उस तरह के संस्कार एक ब्राह्मण पुत्र में जो पैदा होते। हालांकि मैं कोई ब्राह्मणवादी आदमी नहीं हूँ, लेकिन वो एक पारिवारिक जो माहौल है वो आपको बनाता है शुरू में, यानी आपकी प्राथमिक शिक्षा जो है वो घर में होती है। फिर उसी क्रम में जब थोड़े 5-6 साल के हो गए तो स्कूल में दाखिला मिला, तो वहां संयोग से एक प्राइमरी में, आप समझिए जब मैं 5वीं क्लास में था, तो एक अच्छे शिक्षक मिले मुझे, लज्जाराम जी। लज्जाराम जी ने मुझे थोड़ा उत्साहित किया और पढ़ने के प्रति ज्यादा, मतलब आप समझिए प्रेरित किया कि अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो पढ़ाई कभी मत छोड़ना, इससे जुड़े रहना। और बहुत स्नेह भी करते थे। उनसे ही थोड़ा सा, जैसे संगीत में मेरी रुचि थी तो प्रार्थनाएं वगैरह गवानी है, तो उन्होंने शुरू में निराला की जो सरस्वती वंदना है वो दे दी कि इसको गाओ, तो मैंने गा दी। ऐसे ही धीरे धीरे विकसित होता गया। तो एक खास तरह के संस्कार से जुड़ाव मेरा लगातार बनता गया। और हाई स्कूल वगैरह में भी जब मैं आया तो उस समय भी हिंदी संस्कृत के जो अध्यापक थे उनसे मेरा अच्छा संपर्क रहा, और उन्हीं के माध्यम से जो आपने पूछा कि साहित्य संस्कार कहाँ पैदा हुआ, मुझे लगता है इसकी जड़ें जी। प्रेरणा स्रोत का ये प्रेरणा तो बहुत सारे लोगों से मिलती है जीवन में, लेकिन शुरुआती दिनों में ये लोग मेरे संरक्षक की तरह का, ये उनसे बहुत कुछ जानना सीखा जी। तो उसका कहीं मतलब एक रुझान जो है खास तरफ बड़ा पड़ा आर्ट कल्चर के प्रति, वो वहीं से पड़ा। बाकी आप बताइए जी। नहीं, हम आगे इसी संदर्भ में आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी प्रथम रचना क्या थी, कविता थी, कहानी थी, क्या थी? और वो जैसा मैंने बताया कि शुरू में मैं जब स्कूल में पढ़ता था, हायर सेकेंडरी में, तो हमारे शहर में बाड़मेर में तब तक हायर सेकेंडरी स्कूल ही थी, कॉलेज नहीं था। तो लगता ही था शायद हायर सेकेंडरी तक पढ़ पाएंगे और उसके बाद कोई
नौकरी पानी के जुगाड़ में लगना पड़ेगा। लेकिन जी। संयोग से जो ही मैंने 11th किया तो उसके बाद में कॉलेज खुल गया, तो वो मेरे संयोग काम आ गया और वहीं से उसी कॉलेज में दाखिला ले लिया, जो कि उसी हायर सेकेंडरी स्कूल के ही आधे सेक्शन में खुला था। तो वो जी हाँ। एक ही तरह का एनवायरनमेंट था और उसी में वही शिक्षक, वही लोग, वही एनवायरनमेंट। तो जो काम मैं एक विद्यार्थी के रूप में पहले कर रहा था, जी। उसी की निरंतरता बनी रही। और उसी दौरान जो मैं संगीत में रुचि रखता था और स्टेट लेवल तक के कॉम्पिटिशन्स में भाग लेता था, तो उसमें मुझे ये भी एहसास हुआ कि जब मैं औरों के गीत गाता हूँ तो क्यों ना अपना ही कोई गीत अपना एक बना गीत शुरू के किया जाए। गाऊं। बहुत तो सुंदर। इस तरह के गीत मैंने कुछ लिखे और गाए भी। फिर वो शिक्षकों ने थोड़ा उत्साहित किया, करे नंदू ठीक गाता है, ठीक प्रस्तुत करता है, और लिखा कर। तो अपनी जो राजस्थानी भाषा थी उसमें भी लिखा, हिंदी हमारी माध्यम थी शिक्षा का, उसके माध्यम से भी लिखा। और मैं, जैसा मैंने कहा, निराला है, पंत है, प्रसाद है, ये हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में थे, तो उनको भी पढ़ा थोड़ा सा संजीदगी से। फिर एक ऑफिस क्लब था जिसमें मैं काम करता था, पार्ट टाइम जी। जॉब भी, तो जी। वहां सारे अखबार और पत्रिकाएं आती थी, वो मैं शुरू से देखने का अभ्यस्त हो गया। तो हाँ। उसमें जो अच्छी चीजें मिलती थी, धर्मयोग आता था, साप्ताहिक हिंदुस्तान था, कादम्बरी थी, या सारिका थी, ऐसा तमाम पत्रिकाएं आती थी। तो पढ़ाई के साथ जो एक एक्स्ट्रा डोज मुझे साहित्य का मिलता था, मिलता वो गया। वहां से मिला। और वहीं से मैंने, आप समझिए कि एक उस वक्त घरेलू पुस्तक लाइब्रेरी योजना चलती थी हिंद पॉकेट बुक्स की, उसका मैं सदस्य हो गया। तो हर हाँ। महीने अपनी जो 15 रुपए मुझे मेहनताना मिलता था, उसमें से 4-5 रुपए मैं किताबों पर खर्च कर देता था। और बहुत खूब सही। सारे लोगों को पढ़ा, यानी फिक्शन खूब पढ़ा, पोइट्री खूब पढ़ी, और उर्दू का भी जो बेसिक ज्ञान है वो भी हुआ, उर्दू के बड़े शायरों को पढ़ा। तो आप समझिए, जो फॉर्मल एजुकेशन था, औपचारिक शिक्षा थी, उसके साथ में मेरी साहित्य की अच्छी खासी पढ़ाई एक खास तरह के खास तरह। संस्कार के कारण और वो कहिए भी या सलाह के और वो कारण भी हो गई। डायनेमिक डायनेमिक इन द सेंस कि समय के साथ साथ जो परिवर्तन हो रहे थे वो भी ज्ञान में वो आते आते गए। गए, जी जी। बहुत सुंदर। तो आपने जो पूछा ना कि पहली रचना, रचना तो बहुत बाद की बात है, ये उस वक्त बस जो कुछ लिखते थे उसी को प्रस्तुत कर देते थे, या स्कूल की जो ये स्मारिकाएं वगैरह जो पत्रिकाएं निकलती थी उसमें ठीक उन्होंने छाप भी दिया। लेकिन धीरे धीरे जब बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं जयपुर आया बाड़मेर से, तो यहाँ एक बड़ा क्षेत्र मिला। यहाँ दैनिक अखबार भी थे, पत्रिकाएं भी थी, फिर साहित्य मैंने विषय लिया था अपने एमए के लिए। तो उस दौरान में फिर पत्रिकाओं में, अखबारों में उसमें चीजें छपने लग गई, हिंदी में भी छपी, राजस्थानी में भी छपी, दोनों में छपी। मुझे तो ठीक से याद नहीं कि कौन सी पहले छपी, लेकिन हाँ, दोनों दोनों भाषाओं में लगभग समान रूप से मैं, यह 69-70 की बात है, तब तब से मैं लगातार इस क्षेत्र में हूँ। जी। हमने कहा 50 वर्ष हो गए लिखते हुए आपको, हाँ, 50 वर्ष हो गए सर। तो इसकी गोल्डन जुबली तो बनती है। मेरी शादी की गोल्डन जुबली भी हो गई, क्योंकि वो 68 में हुई थी, और उसके बाद में साहित्य की भी हो गई, दोनों हो गई। जी। वैसे तो कुछ विधाएं हमें ज्ञात थी, वो मैंने शुरू में बोली, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी विधा पर आपने काम किया शुरू से अब तक। साहित्य का जो विद्यार्थी होता है तो उसका किसी एक विधा से काम चलता नहीं है। उसे तमाम, एक तो फॉर्मल एजुकेशन में ही आपको सारी विधाएं पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है, आपको नाटक भी पढ़ने पड़ते हैं, जानने पड़ते हैं। काम स्कूलिंग में एक अच्छी एक्टिविटी के रूप में नाटक करवाए भी जाते हैं, मैंने भी बहुत सारे नाटकों में भाग लिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, शुरू में मेरे को स्त्री की भूमिका मिलती थी, तो वो भूमिका भी मैं बहुत अच्छे ढंग से कर लेता था। और फिर उन नाटकों को पढ़ा भी। फिर पोइट्री से शुरू से ही रिश्ता रहा, क्योंकि संगीत से रिश्ता रहा, ठीक तो बात। गाता भी था। तो उस दौरान में फिर बहुत सारी चीजें अपनी भी गाता था, या बहुत सारे जो अच्छे संगीत के विशेषज्ञ थे या गायक थे उनको बहुत पसंद करता था। बाद में थोड़ा थोड़ा और समझ आई तो उर्दू की या सूफियाना जो कलाम है उससे भी ताल्लुक बना।
फिर बहुत सारी और चीजें हमें शास्त्रीय संगीत में हमें थी। तो ये सुन के अच्छा लग रहा है कि आपकी पहली रचना कविता थी और कविता में भी आपका इंटरेस्ट है। जी ग्रेट। जी, कविता कविता में ज्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि कविता लंबे समय तक साथ रही और अब भी है। बाकी विधाएं सभी हैं, कथाएं भी है, मेरी कहानी है, उपन्यास हैं, नाटक आपकी भी लिखे हैं मैंने। आपकी जी, कोई कविता जो आपको बहुत पसंद हो, अगर सुना सकें तो। कविताएं मेरी कई सारी हैं और पसंद का तो क्या कहना चाहिए, यानी कोई समय भी, के साथ साथ जो कोई जो भी। आप बड़े होते जाते हैं तो पसंद आपकी बदलती भी जाती है। लेकिन शुरू में मेरी एक कविता थी जो बहुत पसंद की गई, और ये कविता आप समझिए 73 में थी लिखी थी, जो आज तक कोट की जाती है। एक नंजी आपकी कविता बहुत प्रभावित करती है, और उस कविता का शीर्षक है आग की गरज। आग मतलब जो जो अग्नि है उसकी गरज मतलब जरूरत कि ये कितने, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो वो कविता थोड़ी सी 2-3 पेज की है, और अगर आप कहेंगे तो मैं पूरी भी सुना सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से समझना 4-5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ये कविता खासतौर से मेरे ग्रामीण परिवेश से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ होली में जो आग हम होली के होलिका दहन में से उठाते हैं, उसके बारे में एक लोक मान्यता है कि ये आग अगली होली तक चूल्हे में जलती रहनी चाहिए, ये बुझनी नहीं चाहिए। और उस आग के प्रतीक को मैंने जिंदगी की अर्ज से जोड़ करके और उससे कुछ अपनी बात कहने की कोशिश की है। तो ये कविता है आग की गरज। जी। नहीं नहीं, आग बुझ नहीं सकती, पति पत्नी का संवाद है ये। नहीं नहीं, आग बुझ नहीं सकती, यूं ओटी हुई आग भी अगर बुझने लगी तो क्या होगा। फूंक मारो, चूल्हे को और उकेरो। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि चिंगिया राख की सरवटों में अदेखी छूट जाती है, और फिर तुम गांव भर में आग मांगती फिरती हो। कई बार मांगी हुई आग चूल्हे तक पहुंचने से पहले ही बुझ जाती है। अभी कुछ पल पहले तुम्हें जो दो चिंगिया दिखी थी, छोड़ क्यों दिया उन्हें। उन्हीं को फूस के बीच जरा सी ठीक से रखती और फूंक दी होती। अक्सर चूल्हा उठते और उकेटते वक्त तुम कहीं खो जाती हो। आग जलने से पहले उसके उपयोग को लेकर उदासीन हो जाती हो, और तुम्हारी इस मारक उदासी का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। पारसाल जाड़े की वो सनसनाती रातें जिनमें उल्लुओं तक ने खामोशी अख्तियार ली थी, उसी खलिहान पर फटी गुड्डी में लिपटे आगामी अच्छे दिनों की आस में बातें करते हंसते खिलकते गुजारती थी। न दे दोष हम किसी कुदरत को, लेकिन उससे क्या, कोई तो होगा आखिर हमारी इस बदहाली के गर्भ में। पड़ोसी रग्घा के स्वभाव को सभी जानते हैं। उसके भेजे पर जग जाए कि हमारी इस हालत के जिम्मेदार किसी दिल्ली, आगरे, कलकत्ते या मुंबई में छुपे बैठे हैं। साला गंडासा लेकर दूरियां पैदल नापने का हौसला रखता है। मैं दिन को दिन और रात को रात ही कहूंगा, ये पोइट की या लेखक की भूमिका है। मैं दिन को दिन और रात को रात ही कहूंगा, अलबत्ता ये सुबह का वक्त है और चूल्हा ठंडा। कुछ भी पकाने की सोच से पहले जरूरी है कि चिंगिया बटोरी जाए, उन्हें फूस कचरे के बीच में फूंक मारी जाए, आग को जगाया जाए। यूं हाथ चटक देने से कुछ भी हाथ नहीं लगता। आग की गरज तो आग ही साजती है, आग की गरज तो आग ही साजती है। ये कविता थी मेरी आग की गरज, जो काफी पसंद की जाती है, और इसमें एक बहुत मैसेज भी। सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब वैसे तो आपने बताया कि सारी विधाओं में कुछ ना कुछ रुचि है, लेकिन जी, आपकी सबसे ज्यादा रुचि किसमें है, कविता में या कहानी में? मैंने फिक्शन ज्यादा पढ़ा संजीव जी। आप समझिए शुरू से जब से थोड़ा सा संजीदगी से साहित्य को लिया है, तो बड़ी रचनाएं जिसको अपन मानते हैं या बड़े लेखक जो जिनको हम मानते हैं, जिनसे अपन ने सीखा है, वो ज्यादातर सब फिक्शन के लोग हैं, कथा संसार से जुड़े हुए लोग हैं। और पूरा एक वैश्विक परिदृश्य है जिसमें अपन इस तरह की चीजों को चयन करके पढ़ते हैं। तो हिंदी में भी पढ़ा, वेस्ट में जो अच्छा लिखा गया उनको पढ़ा, और राइट फ्रॉम बिगिनिंग से आप समझिए शेक्सपियर के जमाने से लेकर के उससे पहले जैसे सर्वांतिस का डॉन क्विक्सोट पढ़ा, तो पता लगा कि पहले तो सोचते थे ये कोई हंसी हास्य परिहास की रचना होगी, लेकिन पढ़ा तो पता लगा तो प्रेम की जबरदस्त कृति है।
फिर इसी तरह से बाद में जैसे विक्टर ह्यूगो का ला मिजरेबल्स पढ़ा, या हावर्ड फास्ट का आदि विद्रोही पढ़ा, फिर टोल्स्टॉय, मुगोर्की, चेखव, तमाम लेख जो वर्ल्ड के लेखक हैं उन सबको पढ़ा और अपनी समझ को ठीक किया। कुछ भी मैं ये मानता हूँ संजीव जी मैं की वही तो कह रहा हूँ, नतमस्तक। तब जब तक आप पूरी तैयारी ना आए तब तक आपने को पृष्ठभूमि में रखिए और पहले अपने को तैयार कीजिए। प्रदर्शन के लिए या मुख्य मंच पर आने से पहले हमारी नेपथ्य में तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हम किसी को कुछ नया दे सकते हैं। उन्हीं चीजों को रिपीट करते जाए जो अब तक कहा जा चुका है, तो फिर एक नए लेखक के रूप में आपका अवदान क्या है, ये समझिए, या ये जानकारी मुझे अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से बराबर मिलती रही। इसका मैंने बहुत ही सिंसियरली पालन किया कि ऐसा कोई चीज नहीं दूंगा जो अब तक आ चुकी है और मैं उसी को दोहरा रहा हूँ। अच्छा, बाबा तुलसीदास सबसे बड़े कवि थे, लेकिन हम तुलसीदास नहीं हो सकते। नहीं, ठीक बात है, सही बात। जी। मैं ये कह रहा था कि व्यंग पर भी आपने लिखा है, व्यंग रचनाएं भी बहुत कम। व्यंग जो है मेरी लेखन की सामान्य शैली में आया हो, लेकिन व्यंग को विधा के रूप में मैंने नहीं अपनाया। और कविताओं में भी है, कहानियों में भी है, इवन जो आलोचनात्मक गद्य है उसमें भी मिलेगा। लेकिन व्यंजना एक शैली के रूप में है, एक अभिव्यक्ति के रूप में है, वो अलग से एक विधा के रूप में मैंने उससे पढ़ा खूब है। बहुत सारे हरिशंकर परसाई से तमाम लोगों को पढ़ता रहा हूँ, तो उसकी गंभीरता को समझता हूँ, लेकिन मैंने उसे विधा के रूप में कम इस्तेमाल किया। जी। कहानी और कविता के बीच में चुनाव का मुख्य रीजन या मुख्य कारण या मुख्य आधार क्या था? देखिए, शुरू तो कहानियों से ही की और वर्षे तक पत्र पत्रिकाओं में कहानियों को ही प्राथमिकता से लिया जाता है। उपन्यास लिखने के लिए जिस तरह का एक वक्फा चाहिए, एक आपको समय चाहिए जिसमें आप निरंतर उसके साथ जुड़े रह करके लिख सकें, तभी वो संभव होता है। जैसे मेरा उपन्यास जो 2001 में आया था, सामी खुलतो मार्ग, जिसमें मुझे साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला, उसका बाद में हिंदी अनुवाद भी हो गया, आगे खुलता रास्ता। उस उपन्यास को मैंने गुवाहाटी में बैठकर लिखा, जहां मुझे थोड़ी अपनी समय मिला, एकांत मिला, क्योंकि परिवार यहाँ जयपुर में रह गया था और मेरी वहां पोस्टिंग थी दूरदर्शन में, तो वहां मुझे पूरा समय मिला। यहाँ तक कि आप समझिए, मैं ऑफिस में भी बैठा रहता था तो उपन्यास मेरे दिमाग में रहता था कि मेरे पात्र कहाँ क्या कर रहे हैं। तो एक पूरा आप उस एनवायरनमेंट में जी कर लिखते हैं, तभी वो ठीक से लिख पाते हैं। और कहानियां ठीक है, एक कंटिन्यूटी तो मांगती है। जब तक कहानी पूरी नहीं होती तब तक बेशक आप 2-3 सिटिंग में लिखें, लेकिन वो निरंतरता बनी रहती है। इससे ज्यादा कहानी मांगती भी नहीं है और इससे ज्यादा उसको आवश्यकता भी नहीं है। तो इस तरह की कहानियां लिखी। कविताएं ज्यादातर जो छोटी हैं वो एक ही 2 बैठक में लिख लेता था, बाद में उसमें जो थोड़ा बहुत निखार करना होता था वो कर लेता था। तो ये कहानी और उपन्यास या कविता के बीच लिखने की जो प्रक्रिया है वो तो यही रहती है, मेरे ख्याल से सभी की यही रहती है, तो मैं उसका कोई अपवाद नहीं। तो इन कहानियों के लिए विषय वस्तु और पात्र कैसे निर्धारित करते कि मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, जैसा मैंने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के एक ऐसे रूखे इलाके से आता हूँ जहाँ जीवन की बुनियादी सुविधाएं ठीक से विकसित नहीं हुई थी जब हमारा बचपन था। इससे बड़ी मतलब दुविधा क्या होगी कि घर में पीने का पानी जो है वो हमें अपने ऊंट पर, पखाल जो मशक होती है उसमें भर करके और 3-4 कोस से दूर से लाना पड़ता था, मीठा पानी जो पीने योग्य हो। गांव के पास में जो पानी मिलता था वो थोड़ा खारा था, क्योंकि जिप्सम एरिया है जहां से ये जिप्सम निकलती थी, तो वहां पानी जो निकलता था वो पशुओं के लिए, जानवरों के लिए तो ठीक था, लेकिन मनुष्यों के लिए ठीक नहीं था। हमारे आसपास का जो कुएं थे उनमें भी मीठा पानी नहीं मिलता था, तो पानी तक नहीं था। बिजली क्या होती है ये तो सिर्फ हमने आसमान में चमकते हुए देखी थी, उससे पहले तो बिजली के बारे में हमारा कोई आइडिया ही नहीं था। तो पढ़ाई हमने हमारी की तो यही ढिबरी के प्रकाश में ही हमने अपनी शिक्षा प्राप्त की। और घर में तो तमाम खेती किसानी का काम है, जानवरों को चराने का काम है, गाय बहुत चराई मैंने। अच्छा। सब तरह के काम किए,
तो खेत यानी आप समझिए, मैं जब बीए में फाइनल आया तब तक तो मैं खेत में बराबर पिताजी के साथ जुड़ा रहता था। लाइए अब आपको मशक्कत करने की जरूरत नहीं, ये काम तो मैं करूंगा, ये मेरा काम है। तो उस दौरान ये कर लेते थे, बीच बीच में निराई के काम में बुला लेते थे, या जब फसल पक गई तो आ जा भाई थोड़ी 8-10 दिन की छुट्टी लेकर के सीटी उतरवा ले, भैया कल्याण डाल लिया है तो इसको इसमें से अनाज निकाल ले, हाँ, ये सारे काम भी बैलों के करते। पीछे पीछे हाँ, वो सब काम किए। तो वो जो पृष्ठभूमि आपने जो कहा ना, कविताओं की कहानियों के विषय कहाँ से आते, ये उस जीवन में से आते। और पढ़ाई के प्रति एक जिद थी, घर वाले तो चाहते थे कि बहुत पढ़ लिया, अपना खेती किसानी का काम करना, इसमें इतनी पढ़ाई की कहाँ जरूरत है, तो वो तो छुड़ाना चाहते थे। लेकिन मास्टरों ने या टीचर्स ने जो जो जिद पकड़वा दी कि छोड़ना मत इसको, अगर थोड़ा कुछ करना है कि बनना है तो यही यही रास्ता है, तो इसलिए उससे जुड़े रहे। और फिर लगातार इस तरह का जीवन जिया। एक कठिनाई मेरे साथ ये रही कि अपनी पढ़ाई मैंने पूरी स्वयं के बूते पर की, यानी घर से मुझे बस इतना ही था कि शुभकामनाएं मिलती थी, और बाकी जो कुछ मेरी आवश्यकता थी वो मुझे ही पूरी करनी होती थी। उसके लिए मैं ही कमाता था, मैं ही करता था। यहाँ तक कि एमए भी मैंने ट्यूशंस के माध्यम से, यानी मेरी फीस वगैरह सब मुझे ही जुटानी होती थी, अपना घर का कमरे का खर्चा भी मुझे ही निकालना होता था। तो आपकी ये इसमें बातें क्या सुन हुआ? के मुझे जी अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि ये जी सारी जी चीजों में साम्यता है। जी जी। वो एक्चुअली हम लोग जिस उम्र से गुजर के आए हैं, जिस माहौल से गुजर के आए हैं, उसमें स्वाभाविक है। बस अच्छी बात यही है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसला बना रहना चाहिए। और परिस्थितियां सबके सामने होती है, तो अपने को अलग से क्या दर्शाएं कि हमारे सामने कठिनाइयां थी। कठिनाइयां तो सबके सामने होती, तो हमने भी उनका सामना किया और खड़े हो गए अपने पांव पर। नहीं, आपने बहुत अच्छा, बहुत मेहनत करी जहां से आप शुरुआत हुई, और वहां से जी अब तक की यात्रा जो मैं सुन रहा हूँ, तो एग्जेम्पलरी। जी। अच्छा, आपकी रचना प्रक्रिया में जैसे कहानी या उपन्यास लिखते हैं, तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं या तत्व हैं जो आपको प्रभावित करते हैं? देखिए, कहानी या कविता हो, कोई भी विधा हो, वो अपनी एक अलग, एक तो उसकी जो शैली है आप समझिए, वो अलग हो जाती है। और उससे भी बड़ी बात ये कि वो जो कहानियां जो हैं, ये कितना रूप ग्रहण करेंगी। क्योंकि हम कई बार क्या होती है कि कहानियों के प्लॉट औपन्यासिक उठा लेते हैं, यानी किसी एक व्यक्ति के बचपन से लेकर के उसके आखिर तक की यात्रा को सामने रखते हैं, तो ऐसे में कहानी अमूमन लंबी हो जाती है। अगर कोई एक छोटा प्रसंग लेते हैं तो कहानी उसमें थोड़ी सीमित होकर के आती है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि कहानी के लिए जब भी कोई प्लॉट उठाए तो उसे बहुत ज्यादा फैला के नहीं ले जाए, उसे बहुत औपन्यासिक ढंग से नहीं लिखें, तो आप निर्वाह ठीक से कर लेंगे। और यही कोशिश मेरी रहती है कि ऐसी कहानियां लिखी जाए। आती सारी कहानियां मेरे अपने परिवेश से है, अपने जिन सामाजिक संबंधों को, पारिवारिक संबंधों को हमने जिया है, उन्हीं में से आती है। और फिर लेखक को मैं वो जो हमारा पुराना एक जो सोच थी ना, प्रामाणिक अनुभव होना चाहिए, यानी खुद के जिया, और ऐसा नहीं है। हम अपने समय में बहुत सारे लोगों का अनुभव अपना अनुभव बना लेते हैं, और वो अनुभव की व्यापकता ही हमें बहुत सारे विषयों के नजदीक ले जाती है। और एक कायांतरण की प्रक्रिया लेखक में धीरे धीरे अच्छे ढंग से विकसित हो जानी चाहिए कि जी, आप किसी पात्र के अंदर उतर जाए और खुद भी उसकी तरह बिहेव करें, उसी की तरह करेक्ट। व्यवहार करें, तब आप ठीक से उस पात्र को जी सकते हैं। एक बार नाक नक्श बन गए उस पात्र के, फिर आप उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। जी, अगर वो एक खास तरह का स्वभाव लेकर आया है तो उसका निर्वाह अंत तक होते हुए दिखना चाहिए। कई मैं कहानियां या ऐसी चीजें पढ़ता हूं जहां लेखक पात्र पर हावी हो जाते हैं और अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर देते हैं। मुझे लगता है कि अरे ये पात्र था तो ये तो ऐसा व्यवहार कर ही नहीं सकता, आपने इसका मूल चरित्र ही बदल दिया। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। ये जहां होता है वहां रचना कमजोर हो जाती कमजोर है। है। तो ये प्रक्रिया है जिसके मतलब नवीनता होनी चाहिए, उसके अंदर व्यापकता होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए। भाषा पर आपका एक अपनी भाषा, ये नहीं कि किताबी भाषा लिख रहे, जो भाषा अब तक आपने गद्य में या फिक्शन में पढ़ी है किसी और की,
उसी भाषा को आप रिपीट कर रहे हैं। अरे आपका अपना अनुभव है, एक लोकल है जहां से आप आते हैं, वो देशज शब्द भी आएंगे, वो देशज अनुभव भी आएंगे, और इस तरह से आपके लेखन की एक अलग शैली विकसित होगी, जो आपका नाम न भी होगा ना तब भी आप पहचाने जा सकेगी। आप अच्छा, फणीश्वरनाथ रेणु का न गद्य पढ़ेंगे या फिक्शन पढ़ेंगे तो आपको देखने की जरूरत नहीं कि ये रेणु का है या किसी और का है। ये फिक्शन। पहचान आपके गद्य से। मैं आपके इसकी अनुमति से कहना चाहूंगा कि जी ज्यादातर लेखक अपने लिए लिख रहे हैं, पाठकों के लिए नहीं लिख हाँ रहे हैं। और अगर पाठकों के लिए नहीं लिखेंगे या अपनी रचना के लिए नहीं लिख रहे हैं तो जी फिर निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम आएगी जो आपने बताई। सही कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे लेखक अपने अनुभव जगत से, या कहिए कि वो अपना जो जीवन है उससे बाहर नहीं निकलते, या आस पड़ोस में जो कुछ घटित होता है उसमें भावनात्मक रूप से जुड़ते नहीं। जुड़ते नहीं। इसलिए जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक आप उस अनुभव को खुद अपने अनुभव का हिस्सा बना नहीं पाएंगे। इसलिए वो बहुत जरूरी है। आप किसी दूसरे पात्र में अपने को रूपांतरित करेंगे तभी तो आप उस पात्र की भाषा बोल पाएंगे। इसके लिए सर जरूरी है कि परकाया प्रवेश आना चाहिए। पर काया प्रवेश, वही तो मैं कहा था जब तक कि ये परकाया प्रवेश कायांतरण की हिम्मत नहीं होगी तब तक आप उसको तब तक नहीं है, बिल्कुल खुद को नेचुरल नहीं ला रिपीट पाएंगे। करेंगे। जी वो बहुत जरूरी। सर जी, आजकल लेखकों ने में काफी होड़ मची हुई है लिखने की, बल्कि कुछ लोग तो उसे लेखन का विस्फोट भी कह रहे हैं कि धुआंधार लिखाई हो रही है सोशल मीडिया पे, फटाफट 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 चल रहा है। लेकिन हाँ ये ये पाठक का जुड़ाव क्यों नहीं हो रहा? क्या कारण देखिए, हो सकता पाठक का जुड़ाव तो होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप तो प्रकाशन का भी अनुभव रखते हैं, तो आप हमसे ज्यादा व्यावहारिक जानकारियां रखते हैं। लेकिन मैं एक मीडिया कर्मी के नाते कुछ चीजें मैंने जो ऑब्जर्व की है वो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। वो ये कि एक तो रचनाएं जो प्रकाशित होती है उनका अच्छा संपादन होना बहुत जरूरी है। पत्रिकाओं के साथ एक अच्छी बात यह होती है कि जो रचना एक स्तर तक आ जाती है तभी वो चयन होकर के और प्रकाशन का स्थान पाती है। जी। अब आजकल प्रकाशन की सुविधाएं बहुत हो गई है, तो लोग अपनी जेब से खर्च करके भी जल्दी से प्रकाशित होने की कोशिश में लगे रहते हैं। इससे कारण भी थोड़ी सी कठिनाई हुई है। जी। ऐसे ऐसे आप पाठकों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप लेखक के रूप में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से अपनी एक पहचान बना नहीं लेते। जी। आपकी एक आइडेंटिटी एक लेखक के रूप में सामने आ जानी चाहिए उस प्रक्रिया से। तब कम से कम ये नहीं रहेगा कि ये जो संजीव कुमार जी हैं ये क्या है, तो या नंद भारद्वाज लिखता है तो क्या लिखता है, तो ये इन पत्रिकाओं से इतनी जानकारियां उनको मिल जानी चाहिए, तभी आप प्रकाशन की तरफ आइए। तो यहाँ पाठक आपसे जुड़े हुए रहेंगे, पहले से आपके पाठक तैयार है। तो एक तो वो प्रक्रिया है। दूसरी ये है कि प्रकाशन की भी जब तक प्रकाशक लोग उसके प्रचार प्रसार पर पूरा ध्यान नहीं देंगे, केवल किताब किसी के सहयोग से या किसी सरकारी सहयोग से कहिए, लेखक सहयोग से छाप दी और ऐसे नहीं बात बनेगी। आपको उसके बारे में पूरी जानकारियां देनी पड़ेंगी, थोड़े से पब्लिसिटी वाला मटेरियल तैयार करना पड़ेगा, जो माध्यम है आपके मीडिया के उनका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट, जब दूसरा प्रोडक्ट अगर बाजार में लोकप्रिय होता है तो काफी अच्छे खासे प्रचार प्रसार की उम्मीद करता है। ऐसे ही पुस्तकों के बारे में भी थोड़ी सी व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए, तभी वो जैसे जो समीक्षाएं हैं वो भी एक तरह का जरिया है, लेकिन समीक्षाएं तो सीमित होती है। थोड़ा प्रकाशन जैसे अब करते भी है, हर एक प्रकाशक अपनी पत्र पत्रिकाओं में अपने प्रकाशनों की जानकारियां देता है, लेकिन केवल नाम मात्र देने से नहीं होगा। आपको आपकी जो नई किताब आई है जो आपने ली है, थोड़ा उसके बारे में भी परिचयात्मक लिखिए और थोड़ा थोड़ा प्रमोट कीजिए उसको, मीडिया में दिखा सके तब तो और भी अच्छी बात है। सर, हमारा जो संक्षिप्त अनुभव है जी जी के हिसाब से मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। आपका जरूर जरूर आपका कमेंट टिप्पणी उसके ऊपर। देखिए, पहली चीज क्या है कि लेखक आत्ममुग्ध रहता है। हाँ, ये अधिकांश कमजोरी है, उससे मुक्त होना जरूरी है। और वो किसी सुझाव को सुनना पसंद नहीं करता। जी जी दूसरी चीज क्या है कि लेखक और प्रकाशक अभिन्न अंग हैं, एक दूसरे से पूरी तरीके से कपलेटेड।
पूरक है। अगर दोनों लोग मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तो अकेले जी, प्रकाशक क्या कर लेंगे। नहीं होगा। तीसरी चीज, बाजार में अगर आप देखें तो प्रकाशक को 35% से लेकर के 65% तक का डिस्काउंट देना पड़ता है। आई नो। अब 65% का डिस्काउंट देकर के वो क्या कमाएगा। दूसरी चीज, अगर 200 रुपए किताब का दाम रख दिएगा तो लेखक चिल्लाता है आपने प्राइसिंग बहुत हाई कर दी। अरे भाई प्राइसिंग तो हाई करनी पड़ेगी क्योंकि 65% देना है। तो इस तरीके की समस्याओं के लिए आवश्यक है कि लेखकों को उस प्रकाशक के साथ तादाद में बैठाना चाहिए। जी, अगर तादाद में नहीं बैठेगा तो मिलजुल के काम नहीं हो सकता। ये एक आदमी के बस का काम नहीं है। सही और इसीलिए क्या होता है, प्रकाशक, बहुत से लोग तो सर ऐसे बोलते हैं आप ऑथर कॉपी कितनी देंगे, मैं बोला 5। कहते मत तो फिर 5 ही कॉपी दे दी। तो हमने कहा खाली इसको शोकेस में ही सजाना है। जी, ये व्यावहारिक पक्ष हैं उसके, जिन पर लेखकों को और प्रकाशकों को दोनों को ही ध्यान देना पड़ेगा। मिलके करेंगे तो होगा। अब हम आपको एक एग्जांपल दें, हमारी एक किताब आई द रैपिड राइज ऑफ चाइना। लेखक और उसके सहयोगी या उनसे जुड़े हुए लोगों ने इतना काम किया, साथ मिलकर के। हम मटेरियल प्रोवाइड करते रहे, हम मेथड बताते रहे, करते रहे, उन्होंने भी काम किया। 21,000 किताबें बिकी हैं। जी। और बहुत सी किताबें ऐसी हैं तो एक नहीं बिकी। कई बार बड़े लेखक ये समझते मेरी किताब तो बिकती है, तो बड़े लेखकों की एक भी किताब नहीं बिकी, नहीं बिकती। नहीं, एक तो विषय कितना सामयिक है, कितना लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, ये भी मैटर करता है। केवल आपने अपने जो कल्पना से कहिए उस तरह से, मतलब एक महत्वाकांक्षा से लिख दिया तो वो महत्वपूर्ण हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बहुत से लेखक तो अपने आप को सलमान खान समझते हैं कि मेरा नाम अगर आ गया प्रेसिडेंस में भी मेरा नाम आ गया तो किताब तो बिकी जाएगी। आप कैसी बात करते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। इसीलिए वो अग्रवाल साहब ने उस दिन जब बोला था तो मैंने इसी चीज के लिए कहा था। और सचमुच बता दें आपको 70 से 80% कचरा है। लेकिन ये कि चूंकि आप काम कर रहे हो तो कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। नहीं, ठीक है, यो मतलब इससे लेखक भी इस प्रक्रिया से सीख करके धीरे धीरे संजीदा होता है। और शुरू में भले ही महत्वाकांक्षाएं उसकी रही हों, लेकिन अल्टीमेटली उसको रियलिटी को समझना पड़ता है, यथार्थ को जानना पड़ता है, तभी वो आगे टिक पाता है। नहीं तो फिर वो छोड़ देगा, फिर उस क्षेत्र में दिखाई नहीं देगा। तो प्रकाशकों के कई जगह पर मैंने पूर्वाग्रह देखे हैं, जैसे नोट काट रहे हैं। अरे नोट कहाँ कट रहे हैं, नोट गल रहे हैं। सही कह रहे हैं। और जैसे हम तो जुनून में हैं हमको भाई साहित्य के लिए कुछ करना है तो इन्वेस्टमेंट है या दान है या जो भी कहें, तो हम तो करते जाएंगे। हमें प्रॉफिट एंड लॉस देखना नहीं। जी। हम दूसरी चीज है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस कितना देखेंगे, कितना मिल जाएगा मुझे। मेरी 1 महीने की तनख्वाह के बराबर तो सेल नहीं होती। जी। एक जमाने में जो मेरी तनख्वाह, तो मैं धन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि प्रकाशक तो 60% प्रकाशकों की दुकानें बंद हो चुकी हैं पिछले 2 साल में। मेरे को तो खैर एक समय विशेष ऐसा अभी आया है, अपन प्रकाशन की क्या बात करें, तमाम तरह के जो काम धंधे उन सब पर असर पड़ा है। आप निकल ही नहीं सकते। आज आप पुस्तक मेला होने की बात चल रही है और डाउटफुल है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं कैंसिल हो गया, कहीं जा नहीं सकते। आप अपने प्रतिनिधि को भेज नहीं सकते, वो लोगों से संपर्क कर नहीं सकता, तो क्या इसका असर नहीं पड़ेगा। और लाइब्रेरी की खरीद 0 हो रही है। हाँ, लाइब्रेरी खरीद सरकार का रवैया भी बदल गया है, उसकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब किताबों को खरीदना उनको जरूरी नहीं लगता, शिक्षा ही जरूरी नहीं लगती उनको। क्या जरूरत है इन सबको इतना पढ़ाने लिखाने की। सब ठीक है, जो जरूरत है तो काम धंधे करो, आत्मनिर्भर बनो। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी पर को निर्भरता मत रखो, सारे संस्थान बंद कर दो और खुद तुमने बच्चे पैदा किए तो तुम जानो, तुम्हारे बच्चे जाने। ये रवैया अगर है तो फिर तो लोक कल्याणकारी राज्य की फिर जरूरत भी क्या है भाई। फिर क्यों वोट मांगने आते हो, पीछे रहो ना, लौट के जाओ। लेकिन राजनीति को भी धंधा बना लिया है, वहां भी वो भी एक तरह का व्यवसाय हो गई है। कोई लोक सेवा नाम मात्र की रह गई है। लोक सेवा नहीं, पहले
पहले ये लोग पब्लिक के सर्वेंट थे, अब पब्लिक इनकी सर्वेंट है। हाँ, पब्लिक सर्वेंट हो गई। ये इसका बहुत व्यापक असर पड़ता है, ये तमाम चीजें प्रभावित करती है साहित्य को। अब डिजिटल युग को ले लीजिए, आपको क्या लगता है डिजिटल युग जो ना प्रकाशन की पूरी थ्योरी बदल रहा है? हाँ, अब तो हो ये रहा है कि आप अगर लिखते हैं तो आप ही प्रकाशक हो जाइए, आप ही किताबें खुद ही छाप लीजिए, आप सेल्फ पब्लिश, मतलब सेल्फ पब्लिश, अपना ब्लॉग बना लीजिए, उसके बाद फिर वो संख्या देखते रहते, देखिए साहब मेरे इतने फॉलोअर्स अब तक पाठक हो चुके हैं, लाइक्स देख देख के खुश होते रहिए। लाइक्स देख के खुश होते रहिए। अब अपने को वो खुश करने के लिए बहुत सारे बहाने मिल गए हैं, तो क्या किया जाए। वो तो खैर जो इस प्रक्रिया में हैं उनकी अपनी एक मानसिकता है, लेकिन तब भी मैं ये मानता हूं कि संजीदा साहित्य का महत्व पहले भी था। है रविंद्रनाथ टैगोर जी। पहले भी महत्वपूर्ण थे, आगे भी महत्वपूर्ण बने तो कुछ रहेंगे। किताबें बिकती हैं सर, तो बढ़िया जी बिकती जी, किताबें, डिमांड आती है, लोग फोन नहीं करके वो तो है ही किताब लेते हैं, लेकिन जी। उसके पीछे या तो लेखक के प्रति समर्पण होता है, या लेखक जी के वो प्रति बहुत विश्वास होता है कि इसने लिखा है तो अच्छा ही लिखा होगा, और जी या फिर लेखक के द्वारा प्रेरित होते हैं लोग। नहीं, वो उसका उस लेखन में उसका अध्ययन बोलता है, उसका अनुभव बोलता है, उसको बात कहने का जो सलीका उसके पास है वो कितना प्रभावशाली है, वो कितना लोगों को प्रभावित करता है, ये सारी भी चीजें देखी जाती है। उससे लेखक लेखक के रूप में टिका रह सकता है। अन्यथा आप केवल चीजों को दोहराते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है आपके देखने में। कोई नया एंगल तो चाहिए, अगर सेम नहीं आएंगे कथानक पर काम कर रहे हैं तो भी उसमें कुछ नई बने, बिल्कुल बिल्कुल विशेषता होनी चाहिए। जी जी। इसलिए आपने जिस डिजिटल युग की बात की ना, उसके अच्छे पक्ष भी हैं। अच्छे वो आपकी हाँ, वो आपके काम को खूब अच्छी गति देता है, उसको उसका स्वरूप बेहतर बनाता है, तकनीक विकसित हो गई है, आप उसका पॉजिटिव उपयोग कर पाए तो ये पक्ष प्रक्रिया खराब नहीं है, ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है। और प्रकाशन मुझे तो अब लगता है इसमें संभावना कभी खत्म नहीं होगी जी। हम आपको ये बता रहे थे कि बुक्स का 70% मार्केट अमेजोन पे है। बिल्कुल है, और होना चाहिए। उस ये जैसे जिस तरह के कोरोना पीरियड है उसमें अगर अमेजोन के माध्यम से, फ्लिपकार्ट के माध्यम से या तमाम इस तरह के माध्यमों से अगर पाठक तक चीजें पहुंच रही है तो पहुंचनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इवन ऑनलाइन भी मिलती है या आपके ये जो फेसबुक या तमाम दूसरे जो मंच हैं उनके माध्यम से भी लोग उन तक पहुंच पाते हैं, तो ये अच्छी बात है। ये जरूर है कि जैसे जैसे फिल्मों के साथ हुआ है, उसकी एक रॉयल्टी गानों की उन सब की मिलती है, तो उसमें प्रकाशक को भी उसके काम की रॉयल्टी मिलनी चाहिए। कुछ नहीं मैडम, ठीक है ठीक है। ये बहुत इस डिजिटल माध्यम ने मुझे लगता है कि संभव तो बनाया, उसका अपन कितना पॉजिटिव उपयोग कर पाते हैं ये हमारे देखने की। थोड़ा आने वाला समय बताएगा इसमें। जी जी। इसीलिए हमने कई नए कदम उठाए हैं जी आपके नॉलेज के लिए, ताकि आपके क्षेत्र में और आपके सर्किल में आप बता सकें। इंडिया नेट बुक्स को 3-3.25 साल हुए पब्लिकेशन लाइन में आए हुए, और हमने अब तक तकरीबन 480 किताबें पब्लिश की। बहुत अच्छी बात। और एक तकरीबन 165 किताबें हमारी पाइपलाइन में है प्रकाशन के चरणों में। सो रिस्पांस एंड सपोर्ट फ्रॉम द ऑथर्स हैज बीन वेरी गुड। दूसरी चीज क्या कि हमने अमेरिका में भी इंडिया नेट बुक्स LLC की स्थापना की है, ताकि भारत के बाहर विदेशों में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी प्रकाशन की सुविधा मुहैया कराई जा सके। तीसरी चीज, हमारी जो सेल है वो न केवल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल बुक्स पे है, बल्कि हम एयरपोर्ट पर भी हमारी किताबें मिलती हैं। बहुत अच्छी बात। और हमारा रेलवे में AH व्हीलर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है। बस बढ़िया, फिर बस ये चाहिए। जो व्यापक मंच है किताब को पहुंचाने वाले, उन तक आपकी पहुंच बननी चाहिए। नेक्स्ट क्या पॉइंट है कि हमारा प्रतिलिपि, राही, पुरवाई जैसी संस्थाओं के साथ में एक टाइप है, उनका जितना भी प्रिंटेड मैटर का प्रकाशन है वो हम करते हैं। बहुत अच्छे जी। तो ये संयुक्त उपक्रम जैसा है। बिल्कुल। हमने कई विषयों पर
विशिष्ट शोध की शुरुआत करवाई है, जैसे एक हिंदी व्यंग कोश, हिंदी हास्य कोश जी, प्रवासी भारतीयों के लिए का काव्य कोश, प्रवासी भारतीयों का कथा कोश, ठीक है। इस तरीके के कई प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किए हैं डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए। ये करना चाहिए। जो अच्छे प्रकाशक है जिन्हें लंबे समय तक इसी व्यवसाय में कहिए या इसी में जुड़े रहना है, तो उन्हें अपने ढंग से भी क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें वो अपने अपने प्रकाशन में जोड़ें, ताकि वो एक प्रकाशक के रूप में अपनी पहचान भी बनाए कि ये चीजें इस यहाँ से मिलेंगी। तो ये विकसित होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमने YouTube पर एक चैनल बनाया इंडिया नेटबुक्स का, जिसमें कई मंच हैं। पहला तो जो हम साक्षात्कार कर रहे हैं, एक तो ये अनुस्वार मंच पर, अनुस्वार हमारी पत्रिका है, एक्चुअली पत्रिका है जी। हम उसके 3 अंक निकाल चुके हैं, 2 अंक निकाल चुके हैं, एक ज्वाइंट था, और चौथा अंक हम निकाल रहे हैं, उसका अभी प्रोसेस में चल रहा है। ये जरूरी है, प्रकाशन के साथ में इस तरह का मंच विकसित होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने को प्रस्तुत भी ठीक से कर सकें, आम पाठक तक पहुंचने का एक जरिया बनता है। तो ये किया। अनुस्वार मंच पर एक तो साक्षात्कार चल रहा है, एक व्हाट्सएप में साहित्यिक आदान प्रदान का चल रहा है, एक काव्य मंच है, और एक इसी तरीके का व्यंग मंच है जी। कई मंचों पर हम किसी विभिन्न प्रकार की कार्य करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। इससे निश्चित रूप से आपके काम में थोड़ी थोड़ी गति भी मिलेगी और आपको बल भी मिलेगा कि हाँ ये हो रहा है। और सारे वरिष्ठ साहित्यकारों से मैं राय लेता रहता हूँ, जिनसे अब आप आज साक्षात्कार हुआ है, उस दिन तो खाली एक मुलाकात जैसी थी। हाँ, मुलाकात बरोई बात जब तक बैठ के बात नहीं करे तब तक हम जानेंगे कैसे एक दूसरे को। और इसी श्रृंखला में हर बड़े शहर के साहित्यकारों के साथ हम आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि लोग जाने कि हम क्या बेहतर कर रहे हैं। जी जी। हमने 5 पुरस्कार सेटअप किए हैं, एक व्यंग रचना के लिए, एक व्यंग आलोचना के लिए, एक काव्य के लिए, और एक कहानी के लिए, और एक शिखर सम्मान। हमने 5 ये सेटअप किए हैं। इस तरीके के कार्यों से करके हम लेखक तक रीच करना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। यही तरीका है, क्योंकि आप भारतीय ज्ञानपीठ को देखिए, तमाम दूसरे जो इस तरह के इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, बरसों से उन्होंने एकाग्र होकर के इस तरह का प्रयत्न किया है, तब आप आज उनकी एक पहचान है। अब वो उसको निरंतर बनाए रख सकते हैं कि नहीं है, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन लेकिन वो तरीका वही है, रास्ता वही है। अब साहित्यिक चर्चा से थोड़ा साइड में होकर के आपसे व्यक्तिगत प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि साहित्य के अलावा आपकी अभिरुचियां क्या क्या हैं? जीवन में तमाम लोगों की रुचियां जो होती हैं वो मुझ में भी हैं, और क्योंकि मैं एक बड़े माध्यम से जुड़ा रहा हूं, तो मेरे लिए तो ये जरूरत भी थी कि मुझे जीवन के हर क्षेत्र में रुचि रखनी है। मुझे मतलब मैं साहित्य तक सीमित नहीं हूँ, साहित्य मेरी ताकत जरूर है, बेस जरूर है, लेकिन मैं विज्ञान में भी उतनी ही रुचि रखता हूँ, मैं खेल में भी उतनी ही रुचि रखता हूँ, मैं व्यवसाय में भी उतनी ही रुचि रखता हूँ। और एक अपने समसामयिक परिदृश्य में तमाम जो हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली चीजें हैं, उन सब पर एक नजर, एक अप्रोच रहती है। अखबारों में भी लगातार कॉलम लिखना होता है कई बार, तो बहुत सामयिक चीजों पर लिखना पड़ता है। आपकी अप्रोच जो है वो अपडेट होनी चाहिए, अद्यतन होनी चाहिए। तो उस नजरिए से आप समझिए कि जैसे मीडिया पर मैंने काम करते हुए, मीडिया पर मेरी 2 किताबें आई है और उन पर भारतेंदु हरीशचंद्र अवार्ड भी मिला, और मैंने काम भी किया, वो मेरे सीधे जीवन के अनुभव क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज है। ऐसे ही जिन लोगों से जीवन में, बड़े लोगों से मैंने इंटरव्यूज दिए थे, साहित्य के क्षेत्र के भी हैं और दूसरे तमाम क्षेत्रों के लोग हैं, तो उनका एक कलेक्शन 2000 से भी पहले 1995 में आया था, संवाद निरंतर, और अभी एक करीब 240 पृष्ठ की किताब मैंने ऐसे तमाम शिखर साहित्यकारों के साथ बातचीत की तैयार की है, उसकी एक भूमिका भी लिख दी है। हम तो साक्षात्कार विशेषज्ञ हो गए हैं। बहुत ही
वो बहुत महत्वपूर्ण किताब है संजीव दीजिए जी, मुझे उसको बहुत वो फ्रीलांस किताब करो। मैं बिल्कुल ऐसे ही आलोचना के क्षेत्र में भी मैंने काम किया, तो उसमें हिंदी में भी किया, राजस्थानी में भी किया। मेरी एक तो ये कि दो भाषाओं में काम करने की गति रही है, और दोनों में मैंने उसके हर एस्पेक्ट, बल्कि कई बार तो ये लोग कहते हैं कि लो साहब इस पक्ष में कोई लिखने वाला नहीं है, तो जी आप थोड़ा हिम्मत करो, तो मैं फिर उसमें भी जुड़ जाता था, अच्छा लाओ फिर करते। हाँ, ऐसे तो ये बहुत बात, सारी चीजें हैं जिनमें लोग लिखना नहीं चाहते, हाँ, थोड़ा नहीं जिगर चाहते तो चाहिए होता है ना, तो वो लोग जैसे मैंने एक, मान लेते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि क्रिएटिव क्रिटिसिज्म का जो टेक्स्ट अब तक बेहतरीन टेक्स्ट उपलब्ध हमारे पास में है, संस्कृत के काव्य शास्त्र से लेकर के और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से लेकर के, उनमें वो तमाम जो आलोचना के प्रतिमान हैं, जो जो मूल्यांकन की पद्धतियां हैं, उन पर जो जो आलोचना जिन लोगों ने लिखी है, क्रिएटिव क्रिटिसिज्म लिखा है, उसका एक संकलन मैंने 2016 में मेरा प्रकाशित हुआ था राजस्थानी में, साहित्य आलोचना रही आधारभूमि, मतलब वो आलोचना की आधार भूमि है। उसमें आप टी.एस. इलियट को भी पाएंगे, आप तमाम जो बड़े, और कोशिश में ये है जो क्रिएटिव राइटर है उनसे लिया जाए, मुक्तिबोध से लिया जाए, निर्मल वर्मा से लिया सही जाए, है। अज्ञे से लिया जाए, प्रसाद हैं उसमें, महादेवी हैं उसमें, ऐसे तमाम जो बड़े लेखक हैं उनका जो रचनात्मक आलोचना गद्य है वो मैंने लिया, और वो किताब बहुत जरूरी है। मेरा ही क्या, एक्चुअली वो तो लोगों ने किया काम है, मैंने केवल उसको एक समझ से उसको एक जगह एकत्र करके और सामने प्रस्तुत किया है कि इससे गुजरिए, इसके गुजरे बगैर आप आलोचना के क्षेत्र में काम नहीं कर सकते। तो वो काम मैंने किया और वो पसंद किया जाता है। इवन एक दो प्रकाशक ने कहा आप इसको मैं हिंदी में तैयार करके, वो तो मेरी किताब राजस्थानी में वो, लेकिन मुझे राजस्थानी के आलोचना का एक गद्य चाहिए था, आलोचना की भाषा चाहिए थी। तो मुझे लगा कि जिन लोगों ने अच्छी आलोचना लिखी है, पहले मैं उसको ट्रांसक्राइब करके देखूं कि क्या उसमें से टेक्स्ट निकल करके आता है, जी। क्या शब्दावली बनती है। तो अब धीरे धीरे लोगों ने उस पर रुख किया, तो वो पसंद की जा रही। पत्रकारिता और साहित्य दोनों क्षेत्रों के साथ आपका जुड़ाव रहा है, इन दोनों के बीच में कैसा अंतर संबंध दिखाई पड़ता है आपको? गहरा अंतर संबंध है। एक अच्छे पत्रकार में अगर साहित्यिक संस्कार होते हैं तो ज्यादा बेहतर पत्रकारिता कर पाता है, और अगर साहित्यकार में भी पत्रकार के गुण हो तो उसका अनुभव जगत भी थोड़ा बड़ा होता है, वो दूर तक जा सकता है, चीजों को दूर से बटोर के ला सकता है। ये दोनों के बीच में एक गहरा संबंध रहा है। पहले तो बल्कि एक जमाना था जब महावीर प्रसाद द्विवेदी के जमाने में ये तमाम पत्रकार भी थे और अच्छे लेखक भी थे, बल्कि पत्रकारिता अच्छे साहित्यकारों के बीच ही विकसित हुई। तमाम जो जो हिंदी के, बल्कि क्योंकि पत्रकारिता उस वक्त एक मिशन थी, व्यवसाय वो बाद में बनी है, और उस मिशन में जिनकी साहित्यिक समझ अच्छी होती थी वो वही उसे एक संपादक रूप बनते हैं। बनते थे, वो एक उसकी आइडेंटिटी बनती थी। तो ये तो होना चाहिए। आपके इसी कथन से मेरे को एक प्रश्न है जो मैंने कई जगह उठाया है, और आपके समक्ष भी, चूंकि आप दोनों स्तंभों में रह चुके हैं संबद्ध, तो मेरा ये कहना है कि तीन स्तंभ तो हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। जी चौथा स्तंभ का झंडा पत्रकारों ने खड़ा कर दिया। हाँ, किया था, लेकिन अब वो व्यवसाय उस पर इतना हावी हो गया कि उसने अपनी पहचान खो दी है। और साहित्य पत्रकारिता से थोड़ा सा ज्यादा भिन्न है, विस्तार वो रखता है। वो बल्कि अपने वैल्यूज पर अब भी टिका हुआ है, बावजूद इसके कि ठीक है बाजार में बहुत सारे बिकने वाले लेखक आ गए हैं, वो अलग लेकिन बात है। लेकिन उनकी फिर आइडेंटिटी उतनी ही तक सीमित है। वो एक वैल्यू बेस्ड राइटिंग के आधार नहीं माने जाते। जी, जब तक तो मेरा ये आपके कहना लेखन में है वैल्यूज नहीं हो तब तक मुश्किल है जी। कि साहित्य जब व्यापक है, विस्तृत है पत्रकारिता से, तो चौथा स्तंभ तो साहित्य का होना चाहिए। होना तो यही चाहिए, लेकिन अच्छा, अब मान लो अगर ये मान ले कि चौथा स्तंभ ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका, तो पांचवा स्तंभ तो बनना चाहिए। कोई होना भी चाहिए। आप अग्रजों से निवेदन है कि चार हमारे कुछ हमारे करिए। हमारी जो पुरानी जो भवन निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, उसमें चार कोनों पर तो चार स्तंभ होते थे, लेकिन जब तक एक ब्रह्म क्षेत्र भी बीच होता का है ना, स्तंभ मजबूत नहीं हो तब तक वो चार स्तंभ भी कमजोर ही पड़ते थे। यदि बीच वाला साहित्य तो इसके ब्रह्म बीच स्तंभ का होता था ना। जी, इसलिए वो स्तंभ मजबूत होना चाहिए। तो मैंने एक थोड़ी सी बहस शुरू करी है
कई जगहों पर मैंने कई और साक्षात्कार में भी मैं वरिष्ठ साथियों के साथ में, अग्रजों के साथ में इस चीज की परिचर्चा की है कि साहित्य को चौथा नहीं तो पांचवा स्तंभ का तो दर्जा दिया जाना चाहिए। दर्जा दिया जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से साहित्य को ये दर्जा हासिल कर लेना चाहिए। बिल्कुल, और हम ये मुहिम चला रहे हैं सर। किसी के दिए जाने का इंतजार भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए और वो तभी होगा जब तक आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, आप अपनी उस संकल्प शक्ति पर टिके रहेंगे। थैंक यू सपोर्ट के लिए। और मैं आप लोगों से चाहूंगा कि साहित्य को पांचवा स्तंभ घोषित किए जाने या माने जाने के लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। सही कहा संजीव जी। और अब आखिरी प्रश्न आपसे जानना चाहूंगा कि आपने अनुभव, अपने कर्मशीलता और अपने लेखन के अनुभव के आधार पर आप उदीयमान या नवोदित लेखकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या गाइडेंस? एक बड़ी बात मैं अमूमन जो नए लेखकों को या मेरे सामने जो भी ऑडियंस होती है उसको ये कहता रहा हूं कि एक तो आप जो भी जीवन का क्षेत्र अपने लिए चुने रुचि का, उसके साथ पूरी तरह जोड़िए। उसमें पार्ट टाइम नहीं चलता, उसमें आधे मन से आने से काम नहीं चलेगा। आप उसे पूरी तरह से अपना काम अपना के तब करेंगे तभी वो हो पाएगा। जैसे एक मजदूर है, काम करता है, चाहे वो भवन निर्माण का ही काम करता है या खेतिहर मजदूर खेत में काम करता है, जब तक उस काम को एंजॉय नहीं करेगा, जब तक उस काम में पूरा मन नहीं लगाएगा, तो उससे खुशी प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वो काम अच्छा नहीं होगा। ठीक बात है। एक शिक्षक है, एक पाठक है, पढ़ने वाला है, तो उस पढ़ने में भी उसको पूरा लगना पड़ेगा, पूरी रुचि एकाग्र होकर के पढ़ेगा, तभी चीजें उसके अंदर उसके अनुभव का हिस्सा बनेंगी। तो आधे मन से कोई काम मत कीजिए। जो भी काम आप अपनाएं, आपने चयन किया है, किसी ने आप पर दबाव नहीं डाला है, तो उस काम को आप पूरी रुचि से कीजिए, पूरी तैयारी से कीजिए। लेखक बनना चाहते हैं तो लेखन के साथ साथ आपका अध्ययन भी उतना ही विकसित होना चाहिए, आपको चीजों की जानकारी होनी चाहिए, अब तक जो कहा जा चुका है उसके बारे में आपकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप नया कह पाएंगे। ये है ना बहु कि जब 2008 में रिटायर हुआ दूरदर्शन से, तो बहुत सारे आकर्षण थे चारों तरफ, तो बहुत सारे लोगों के प्रस्ताव भी थे, खूब सारे पैकेज भी दे रहे थे, नंजी हमारे यहाँ आ जाइए, ये करिए वो करिए। मैंने तय कर रखा था कि अब मैंने आपकी तरह हिम्मत करके पहले वीआरएस तो नहीं लिया, लेकिन समय पर होने के बाद में भी इतनी एनर्जी मुझे अपने भीतर बची हुई लगती रही कि अगर इसका भी मैं ठीक से उपयोग कर लूं तो मैं काम कर जाऊंगा। और इसलिए 2008 के बाद में मैं लगातार साहित्य के क्षेत्र में ही बना हुआ हूं। मैं फिल्म माध्यम को भी उतना ही गहराई से जानता हूं, अगर उसको अपना लेता तो हो सकता है कि अर्निंग की दृष्टि से वो ज्यादा बड़ा काम होता, लेकिन मुझे नहीं चाहिए वो अर्निंग। उस अर्निंग का मैं क्या करूं, मुझे अपनी रुचि का जो काम है वो करना ज्यादा बेहतर लगता है, वही करना। इसलिए वो उसी में बना हुआ और उसी में एक खुशी मिलती है काम करते हुए। सर जी, हिटलर ने कहा था कि आपके मरने के समय आपके अपने घर को छोड़ करके जो भी बैंक में पड़ा है या कोई और चीज है छूट रही है, वो आपने जबरदस्ती बेवजह कमाई। बेवजह कमाई, सही कहते हैं। बिल्कुल, इस संग्रहण से मुक्ति जरूरी है, परिग्रह बहुत जरूरी है। और एक आयरिश प्रोवर्ब है कि व्हाट ए पर्सन नीड्स, वन वाइफ, 2 kids, 3 rooms and 4 wheels and little money to maintain these, otherwise you earn for others। जी अब वो तो अपने लोगे तो ड्राइवर रखना कहावत मैंने, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। दोनों ही स्थितियां है, वो उनको अपने हिसाब से उनकी जिंदगी जीने दीजिए, वो अपनी तरीका निकालेंगे। मेरे पिता नहीं जानते थे कि उनका ये बेटा कहाँ जाकर के अपना जिंदगी बनाएगा, या मेरी ग्रैंड डॉटर्स है, एक जर्मनी में बैठी है, एक वहां बैठती है, सबने अपने अपने रास्ते तलाश कर लिए हैं जी। तो वो तो देखिए, बच्चों को आप तो एनवायरनमेंट दीजिए, उनको एक उचित अवसर दीजिए, जितना मददगार हो सके वो कीजिए, और उन्हें खुली छूट दीजिए काम करने की। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और मेरा अनुभव यही रहा है कि ऐसे ही सही चलता है, वही बच्चे भी आगे बढ़ते हैं। जब उनके ऊपर जिम्मेदारी डालो कि अपने सपनों को भी लड़ना है, तो फिर वो उनकी समस्याएं हल करने मत निकलिए, उनको हल करने में थोड़ी थोड़ी बस मदद कीजिए और उनको हल करने दीजिए। जी, जो लोग
तयशुदा उत्तर दे देते हैं ना, क्या चलाओ इसका तुम्हारा सवाल का मैं उत्तर दे देता हूं, तो वो कुल मिलाकर बच्चे का नुकसान कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये इस तरह मतलब 55 ईयर में आने के बाद, अब तो 62 हो गए, 6-7 साल हो गए, और अब तक हमारा 36 किताबें हमने लॉ में लिख डाली, बहुत अच्छी बात। और 75 किताबें हमारी लिटरेचर में हो गई। सारे जो क्रॉस डिसिप्लिन हैं उनकी किताबें आनी चाहिए अच्छे प्रकाशक से। केवल साहित्य से काम नहीं चलेगा, आपको अपने समय समाज में जो भी दूसरे जरूरी विषय हैं उनको भी उतनी ही गंभीरता से अपने प्रकाशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, तभी तभी प्रकाशन भी टिका रह सकेगा, आप बेहतर काम कर सकेंगे, लोगों की उम्मीद भी आपसे पूरी होगी कि अगर ये चीज चाहिए तो संजीव जी की यहाँ मिल जाएगी। ये तो होना ही चाहिए। अच्छा, एक और हमने स्टेप लिया, हमने सोचा चाइल्ड लिटरेचर यानी बाल साहित्य के ऊपर तो बड़ा काम हो रहा है, जी जी, लेकिन बाल रचनाकारों पर काम नहीं हो रहा है। ये भी है, ये भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उनमें भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है अपने स्तर के हिसाब से। तो मैंने बाल लेखकों या बाल रचनाकारों के प्रकाश के कार्य को भी प्रकाशित किया। बहुत अच्छी बात है। हमारा सबसे छोटा जो ऑथर है वो 6 वर्ष का है। अरे वाह जी। और सबसे बुजुर्ग जो रचनाकार हैं वो 98 वर्ष के हैं जी। तो और 6 साल से 15 साल के बीच की उम्र में तकरीबन 10 किताबें हम पब्लिश कर चुके हैं, और काफी अच्छी डिमांड है उन किताबों की। नहीं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा प्रकाशन की दृष्टि से जरूर थोड़ा सा उसको देखना पड़ सकता है, लेकिन उनकी मूल जो प्रवृत्ति है, जो उनके अंदर जो ऊर्जा है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए, उसका विकास भी होना चाहिए, विकास में मददगार भी हम हों, ये भी कोशिश होनी चाहिए। ये मेरी कल प्रकाशित होकर आई है। अरे वाह, बधाई। अच्छा, क्या है, नॉवल है? नहीं, हम नावल तो लिखना आता नहीं सर। हमने पोइटिक नावल लिखा, काव्य उपन्यास। अच्छा, काव्य उपन्यास, ओके। ये प्रबंध काव्य कह सकते हैं आप परिभाषा के। हाँ, नहीं, ठीक है, ठीक है। माधवी के जीवन पर पूरा लिखा मैंने। जी जी। महाराजा जो महाभारत की मुख्य पात्र है माधवी, जो या वो क्या ऋषि थे, उनके संपर्क में भी रही, ययाति के उस पीरियड में रही। हाँ, गालव ऋषि के उसमें रही, प्रतिकर को हाँ, वो उसने 4-5 राजाओं के साथ जीवन व्यतीत किया, उनको सबको संतति दी। उस पर बहुत लोगों ने लिखा। मैंने जो प्रबंध भीष्म साहनी का नाटक है, उस पर माधवी। हाँ है नाटक भीष्म जी का। जी, ऐसे ही हमारे कई मित्रों ने उस पर काम किया। एक मेरे रेडियो में मित्र थे जो प्रोग्राम ऑफिसर थे, मदन शर्मा जी, उनका भी नाटक है माधवी। तो ये तो बड़ा पौराणिक चरित्र है, और इस चरित्र में अब भी बहुत संभावना है, क्योंकि स्त्री के संघर्ष को ये चरित्र बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता है। बहुत ढंग से। बहुत माधवी है, द्रौपदी है, ये और किताब है कोणार्क, जिसमें कोणार्क के निर्माण से रिलेटेड जो भी चीजें थी, शिल्प से लेकर के और उस पे अंकित मूर्तियां, मैथुन मूर्तियां हैं, उन सब के बैकग्राउंड का सारा। मैं गया हूँ, देखा है मैंने, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो देखा है जी। हम ऐसी लीजेंडरी टॉपिक पर लिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहेंगे। आपने हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बड़ी ही अच्छी ज्ञानपूर्ण जो है ना विचार विमर्श आपके साथ हुआ। आशा है हमारे दोस्तों को भी बहुत पसंद आएगा जी। आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।